नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के इतिहास में वर्तमान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो चल रहा है वो है महिला आरक्षण विधेयक, या फिर इसे कहते हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक या अधिनियम 2023। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप इसे अधिनियम तो हम कह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। जब तक कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक इसे पूरी तरह से लागू करना मुश्किल हो पाएगा। और फिर इसके लिए बहुत सारे प्रावधान भी हैं। और क्या क्या है इसका डिटेल, विश्व स्तर पर महिलाओं की स्थिति, भारत और उत्तराखंड में क्या स्थिति है, ये सब यानी महिला आरक्षण विधेयक का निचोड़ है, पूरा डिटेल है। चलिए चलते हैं, क्यों क्या पृष्ठभूमि है। एक पूरी तरह से मेंस का टॉपिक है और प्री से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सब हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया हुआ है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि यानी ऐसे निबंध के तौर पर इसको क्लियर कर रखा हुआ है। क्या है तो राष्ट्र के विकास को गति प्रदान करने तथा महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का जो टाइम चल रहा है अभी फिलहाल, को गौरव तक पहुंचाने हेतु किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में महिला आरक्षण विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद में पारित कर दिया गया है, और जिसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के नाम से जाना जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स का वर्तमान में कोई एग्जाम होना है या होने जा रहा है, वो इससे अपने फैक्ट का जो पार्ट है यानी जो इसमें मैटर है उसको कवर करते रहे, लेकिन पूरा डिटेल है इसमें। मेंस प्री कोई भी कुछ भी लिखे आप, महिला सशक्तिकरण विधेयक का पूरा निचोड़ आपके सामने जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मिला 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023। और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है ये। तो अब जो फैक्ट है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो क्या है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक कह रहे हो इसे हम अभी फिलहाल, वैसे तो आप इसे अधिनियम भी कहेंगे तो चलेगा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम या विधेयक 2023 लोकसभा में कब पेश हुआ, अगर आता है प्रश्न, तो जब लोकसभा में पेश किया तब तो विधेयक ही होगा, इस वजह से विधेयक। तो 19 सितंबर 2023 को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। अच्छा, आज तक इससे पहले सरकारों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद भी अंतिम रूप से पारित नहीं हो पाया था। इसका डिटेल भी आना है। अच्छा, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित कब हुआ, अगर पूछे, पेश 19 सितंबर को, पारित हुआ है 20 सितंबर को। ठीक है, और इसमें जो वोटिंग हुई है तो इसके पक्ष में 454 लोगों ने वोटिंग की थी, और इसके विपक्ष में केवल ओवैसी और उनके एक पार्टी के सदस्य यानी 2 लोग विपक्ष में थे। तो 454 पक्ष में और 202 वोट इसके विपक्ष में पड़े हुए थे। तो अपने आप में रिकॉर्ड मतों से ये पारित हुआ है लोकसभा में। अच्छा, दूसरा ऐसे ही सेम राज्यसभा में, राज्य नारी शक्ति वंदन विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ, तो 21 सितंबर 2023 को, और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित होने के बाद ही, पारित ही हो गया बल्कि प्रस्तुत करने के बाद ही पारित कर दिया गया। इस वजह से यहाँ पर केवल पारित की डेट आई है यहाँ पर, जबकि पेश और पारित दोनों डेट नहीं थी। अच्छा, फिर राष्ट्रपति के पास नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, तो 29 सितंबर 2023। ये डेट याद रखनी है, मतलब ये कानून बन गया, विधेयक बन गया। बस इसे पूरी तरह लागू किया जाना अभी संभव नहीं है, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस आ रही वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल इससे संबंधित फैक्ट जो है वो सब आ रहा है। अच्छा, एक अच्छा सा प्रश्न ये है कि नए संसद भवन में, जो नया संसद भवन बना है हमारा, उसमें पेश किया जाने वाला एक पहला विधेयक माना जा रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अच्छा, किसने पेश किया, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग आने वाले हैं। तो वर्तमान में जो 128वां संविधान संशोधन जिसे नाम दिया जा रहा है विधेयक, पेश किया गया विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने। और अर्जुन राम मेघवाल ने जब ये पेश किया था ये, तो उसमें 4 संशोधन उन्होंने लोकसभा में महत्वपूर्ण रखे थे, 4 संशोधन बिल रखे हुए थे। क्या थे वो, क्या क्या खास खास बातें थी उसमें, तो उसका डिटेल अब आ रहा है। देखिए, सबसे पहले वो 4 बातें क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विधेयक का, कि अनुच्छेद 239 239 में आर्टिकल 239 ए ये जोड़ा गया, मतलब जोड़ा जाना है। इसमें है क्या कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, उसमें 33% महिला आरक्षण का प्रावधान है। वैसे भी महिला आरक्षण का प्रावधान अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा हाईलाइट है, तो इसकी काफी आलोचना भी हो रही है।
कि ये राज्यसभा में नहीं है पारित, मतलब राज्यसभा के लिए नहीं है और राज्य विधान परिषदों के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए नहीं है, ये सब इसमें इसकी आलोचना है। लेकिन जहां जहां के लिए है वो चीज आई है। फिलहाल एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान के लिए अलग से आर्टिकल 239 डबल है। ऐसे ही दूसरा अनुच्छेद 330 में थोड़ा संशोधन हुआ है, तो 330A लोकसभा में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अगर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण आता है तो अनुच्छेद 330 के में ए पार्ट जोड़ा गया है, जाना है। अनुच्छेद 332 के बाद आर्टिकल 332A राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान, मतलब राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332A। और फिर जो लास्ट पार्ट है इसका चौथा, अनुच्छेद 334 के बाद आर्टिकल 334A एक्स्ट्रा जो जुड़ा है, उसमें क्या कहा गया है कि 15 साल हेतु महिलाओं आरक्षण, जो ये महिला आरक्षण है ना फिलहाल 15 साल तक के लिए है, उसके बाद इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी, ये कहना है अनुच्छेद 334A का। अब इसमें कुछ और डिटेल इसकी हम लोग सामने रख रहे हैं, तो क्या खास बात है, 15 साल हेतु महिलाओं के लिए। अच्छा, अनुच्छेद 368 वैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, अनुच्छेद 368 वो पॉइंट आया कि तहत अगर इस कानून को संपूर्ण देश में लागू करना है तो कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं में लागू कराना होगा, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। और 14 राज्यों की विधानसभा में इसे अगर लागू कराना है तो थोड़ा समय लगेगा। इसलिए पूरी तरह संविधान विधेयक मतलब ये अधिनियम बनने के बावजूद भी अभी वर्तमान में इसे लागू कराना संभव नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में सबसे मुख्य बात है कि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं और फिर सारे राज्य की विधानसभाओं, बहुत सारे ऐसे राज्य जहां विधानसभाओं में भी चुनाव होने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि आरक्षण हेतु नया अनुच्छेद 334 से क्या कहता है, मतलब जो हम कह रहे हैं कि 33% आरक्षण, उसके लिए एक नया अनुच्छेद 334 ये क्या कह रहा है कि इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। मतलब चूंकि पहले ये विधेयक कब लागू हुआ, क्या लागू हुआ, पहले तो जनगणना होनी है, 2011 के बाद जनगणना नहीं हो पाई है। फिर महिलाओं की स्थिति और राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं की स्थिति क्या है, इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। और जनगणना के आधार पर, जब जनगणना हो जाएगी उसके आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं होना है, अभी ये जनगणना के बाद की बात है। जनगणना के आधार पर जब महिलाओं की सीटें आरक्षित होंगी उसके बाद परिसीमन किया जाएगा और ये आरक्षण 15 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान किया जाएगा। अभी फिलहाल आरक्षण 15 साल के लिए, ये मैंने पहले भी कहा था, ये अनुच्छेद 334 ये कहता है, तो उसी की व्याख्या हो रखी है कि आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए तो है फिलहाल, लेकिन ये अभी लागू नहीं होना है, ये जनगणना के बाद होना है और महिलाओं की सीटों का परिसीमन होगा तब जाके ये सब होगा। और क्या खास बातें हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट की जाएंगी, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। मतलब ये खास बातें कही गई है कि कैसे आरक्षण प्रभावी होगा, तो पहले तो जनगणना होगी, फिर महिलाओं की सीटों का परिसीमन होगा और प्रत्येक परिसीमन के बाद सीटें रोटेट की जाएंगी और 15 साल के लिए फिलहाल आरक्षण है। चलो खैर, जो भी था, हमें महिला आरक्षण का प्रश्न उठा है, तो क्यों जरूरत है इस महिला आरक्षण की, अभी फिलहाल आज तक इसे लागू क्यों कि नहीं किया जा सका, ये सब, और देखते हैं विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आवश्यकता तो हमेशा थी विधेयक की, ये विधेयक तो बहुत पहले आ जाना था, लेकिन आज तक इसे प्रभावी या लागू नहीं किया जा सका, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और महिला सशक्तिकरण का जब दौर चल रहा बहुत समय से पहले, तो आज तक एक सरकारों की ये लापरवाही रही कि इस बिल को सबके सामने सामूहिक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सका, या किया भी जा सका तो बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसे पारित नहीं किया जा सका। इस बात की अब हम जो चिंता कर रहे हैं, अब इसे लागू किया गया है तो अब इसमें क्या क्या खामियां रह गई हैं या इसे और क्या दिक्कतें आ रही है। आपको पता है कि जनगणना तो हुई है या होगी जब भी, लेकिन जाति जनगणना के भी आंकड़े आ रहे हैं वर्तमान में। तो जब जाति जनगणना के आंकड़े आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बिहार में खासकर वहां पर महिलाओं की स्थिति, खासकर ओबीसी की महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय है। तो फिर इस महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं हुआ है, मतलब अभी भी इसमें खामियां हैं, ये प्रश्न भी अभी हम लोग आएंगे। फिलहाल क्यों है विषय की आवश्यकता, तो प्राचीन काल की बात की जाए
प्राचीन काल और मध्यकाल में अनेक सामाजिक बुराइयों के चलते महिला सशक्तिकरण की बात करना कल्पना मात्र, मतलब पहले प्राचीन काल में या मध्यकाल में तो महिला सशक्तिकरण की बात करना एक कल्पना ही थी। लेकिन वर्तमान में जब यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने कई कुप्रथाओं का अंत किया। भारत में सती प्रथा का अंत हुआ, पर्दा प्रथाएं समाप्त हुई, बाल विवाह पर रोक लगी, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति मिल गई, कई कानून बन गए इसके लिए। उसके बाद महिला सशक्तिकरण एक ज्वलंत विषय बनता गया और फिर ये सब जो कुप्रथाएं थी भारत की, उनका सब अंत हो गया धीरे धीरे। मतलब हमें भी प्रोत्साहन मिला कि हमें भी महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने से। अच्छा, फिर एक तो ये था कि मतलब विदेशी कंपनियों के आगमन से जो भारत जैसे देशों में, तृतीय विश्व के देशों में जो प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं जो महिलाओं के हित में थी उनको समाप्त किया जा रहा था, तो उससे एक समाज के वर्ग ने प्रेरणा ली। दूसरा कि और क्या स्थिति है वर्तमान परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर मिलेगा आपको। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद की बात की जाए कि उच्च सदन यानी राज्यसभा में 31 महिलाएं औसतन, मतलब लगभग सांसद, अर्थात 13% महिलाएं सांसद हैं राज्यसभा में, जबकि निम्न सदन मतलब लोकसभा में कुल 82 महिला सांसद अर्थात 15.2% लगभग महिलाएं कार्यरत हैं आज की डेट में। मतलब 31 महिलाएं राज्यसभा में और 82 महिलाएं लोकसभा में, मतलब 13% महिलाएं राज्यसभा में और 15% महिलाएं लगभग लोकसभा में कार्यरत हैं। यद्यपि पहली लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में यह संख्या काफी है, कोई शक नहीं इसमें। पहले तो केवल 5% थी लोकसभा में, लेकिन कई देशों की तुलना में यह काफी शोचनीय कम है। तो संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार महिला प्रतिनिधियों में के मामले में बांग्लादेश 21% यानी भारत से आगे है, क्यूबा 53% मध्य अमेरिकी देश, और निकारागुआ मध्य अमेरिकी देश 52%, ये सब भारत से आगे है। और जबकि शीर्ष महिला प्रतिनिधि की बात की जाए तो रवांडा 61% महिला प्रतिनिधित्व वहां पर है, वो बहुत भारत से बहुत आगे है। तो ये ऐसे देश जो भारत से बहुत आगे है महिला सशक्तिकरण के मामले में, महिला प्रतिनिधि के मामले में, तो भारत क्यों नहीं आज तक हो पाया? ये बात थी संयुक्त राष्ट्र आंकड़ों के अनुसार। और थोड़ा सा दुनिया की राजनीति पर और नजर डाली जाए तो यूएन वुमेन की एक रिपोर्ट में 1 जनवरी 2023 तक का डेटा शेयर किया गया है, जिसके मुताबिक 31 देशों में 34 महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट। देखिए, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज में 31 ऐसे देश हैं जिनमें 34 महिलाएं हेड ऑफ स्टेट हैं या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। मतलब 31 देशों में 34 महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए, जैसे जेंडर बजट का जिक्र होता है हमारे वहां बजट में, और जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए तो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने में अभी 130 साल और लगने वाले हैं, ये कहना है। अच्छा, 17 देशों में महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट हैं और 19 देशों में महिलाएं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तथा 22.8% महिलाएं कैबिनेट में बस मेंबर्स के रूप में आज तक। ये पूरा आंकड़ा आ रहा है एक टोटल, और दुनिया में सिर्फ 13 देश ही ऐसे हैं जहां की कैबिनेट में महिलाओं की तादाद 50% या उससे ज्यादा है। मतलब आज दुनिया में टोटल 13 देश हैं जहां पर महिला कैबिनेट, मतलब कैबिनेट में महिलाओं का योगदान 50% से अधिक है। तो सोचनीय विषय था। और हमारे भारत की बात की जाए तो 1952 की पहली लोकसभा में 5% महिला सांसद अर्थात 24 महिला सांसद थी। उसकी सापेक्ष आज 13% का आंकड़ा जो हम छू रहे हैं, तो वो बेहतर है, लेकिन उतना बेहतर नहीं है जैसे विश्व के देशों की तस्वीर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 17वीं लोकसभा की बात की जाए, इसके आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष वोटरों की संख्या 46.8 46.8 करोड़ पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला वोटरों की संख्या 43 करोड़ है। मतलब कम है, कहां 46 और 43। तो ये आंकड़े जो बता रहे हैं कि वास्तव में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है और महिला विधेयक की आवश्यकता थी। अच्छा, लोकसभा में महिला आरक्षण फॉर्मूला की बात की जाए, अगर थोड़ा सा इस पर भी आज की डेट में अगर ये विधेयक पूरी तरह से लागू हो पाता है जनगणना के बाद, तो लोकसभा की जो 543 सीटें हैं ना, उनमें से 33% मतलब 161 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
मतलब एक तिहाई कह रहे हैं हम, जिसको एक तिहाई रिजर्वेशन के बाद महिला आरक्षित सीटें 181 हो जाएंगी, ये कहना है। तो ऐसे में आज की डेट में 181 तो टोटल महिलाएं हैं लोकसभा में, लेकिन हमें पता है कि एससी के लिए अलग से सीटें पहले से निर्धारित हैं, वो चाहे महिला हो या पुरुष। एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 सीटें। अगर इनको ऐड जोड़ोगे तो आप 131 आ जाएगा। 131 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं आज की डेट में पहले से ही। लेकिन 131 में कितनी महिलाएं होंगी और कितने पुरुष होंगे ये निर्धारित नहीं है। लेकिन हमारे देश में अधिकांशतः पुरुष हैं, महिलाएं कम हैं अपेक्षाकृत पुरुषों के। तो ये स्थिति पहले से तो है, लेकिन अब क्या होगा, जो 131 टोटल एससी एसटी की सीटें हैं ना, मतलब 131 जो सीटें हैं एससी एसटी की, इसका 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। मतलब लगभग 44 सीटें महिलाओं को मिलनी ही मिलनी है 131 सीटों में से टोटल। और जो बची वो 137 सीटें बचेंगी, मतलब महिला आरक्षण जो अन्य के लिए बचेंगी वो 137 सीटें बचेंगी। इसमें से 44 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। लोकसभा की तस्वीर बता रहा था मैं कि कैसा रहेगा। खैर, इससे पहले भी महिला आरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं, तो थोड़ा सा एक नजर उस पर कि क्या क्या प्रयास हुए हैं। सबसे पहले 1996 में 81वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं कि तहत पहला महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था। 1996 में चूंकि त्रिशंकु सरकारें थी, काफी समस्याएं चल रही थी, तो उस समय HD देवगौड़ा के समय संसद में पेश किया गया था इसे महिला आरक्षण विधेयक को एज 81वें संविधान संशोधन के रूप में, लेकिन पारित नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद 1998 से 2013 यहां पर भी अस्थिरता का दौर था। 4 बार इसे लगभग विधेयक को पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका। तो कारण सबसे बड़ा ये था कि त्रिशंकु सरकारें थी और पूर्ण बहुमत नहीं था सरकारों को, इसका सबसे बड़ा कारण ये था। 2009 में विभिन्न विरोधों के बावजूद फिर 2009 में जब कांग्रेस सरकार रही थी, वहां पर विधेयक को पेश किया गया एटलीस्ट, और 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा द्वारा इसे पारित भी कर दिया गया था, लेकिन अंतिम रूप से कानून नहीं बन पाया। और फिर इसके लिए जो प्रयास हुए हैं महिला उत्थान के लिए और महिला आरक्षण के साथ साथ 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, सराहनीय कदम। तो आज तो बहुत सारे ऐसे राज्य जो महिलाओं को 50% आरक्षण भी दे। और आज की डेट में देखा जाए तो वर्तमान समय में लगभग 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये सकारात्मक कदम रहा है इस क्षेत्र में। चलिए, आज जो विधेयक जिसे हम कह रहे हैं या अधिनियम जिसे हम कहने जा रहे हैं, तो उसकी क्या क्या विशेषता है, खास खास थोड़ा सा उस पर नजर मारते हैं हम लोग। हमने कहा कि इसकी विशेषता ये है कि केंद्र की लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, दिया जाने वाला है। उसी के अंतर्गत इसमें बातें हैं, जैसे अनुच्छेद 332 की बात की गई है विधेयक की विशेषताओं में, कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। तो राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु सीटों के को अनिवार्य कौन सा करता है, तो अनुच्छेद 332A विधानसभा, राज्य विधानसभाओं की बात हो रही मात्र। और SC ST के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए, तथा विधानसभाओं के लिए सीधे मतदान के माध्यम से भरी हुई कुल सीटों में से 1/3 भी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा डिटेल भी है। तो मतलब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये कहना है अनुच्छेद 332 का। लेकिन SC ST के लिए क्या प्रावधान है, तो इस बात यह मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट था कि SC ST के लिए आरक्षित सीटों में से, क्योंकि SC ST के लिए आरक्षित हर राज्य में ही पहले से ही, जैसे उत्तराखंड में, तो एक SC ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं में से 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए। उसमें से भी 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित होंगी, तथा विधानसभाओं के लिए सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से 1/3 भी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, ये कहना है। वैसे उत्तराखंड की बात जैसे मैं कह रहा था, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं जो निर्वाचित हैं, और उसमें से आज की डेट में वैसे तो देखा जाए तो लगभग 2000 से लेकर 2000 तक ऐसा कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, या फिर ऐसा कोई साल नहीं था जब महिलाओं की संख्या 5 से ज्यादा हो पाई विधानसभा में। लेकिन इस बार मतलब जो वर्तमान विधानसभा है उत्तराखंड की, वहां पर महिलाएं लगभग 8 है, यानी 8 महिलाएं विधायक बन गई थी। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था उत्तराखंड के लिए। लेकिन अगर यहां पर 33% आरक्षण होता है, तो लगभग 70 का 33% कहोगे आप,
उत्तराखंड में, तो ये लगभग 23 के आसपास बनेगा। तो 23 सीट है ना महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, ध्यान रखना। उत्तराखंड की विधानसभा में 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। तो इस टाइप के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। चलिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की बात कर रहा था, मेन यहां भी इसे लागू होना है। दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षण अनुच्छेद 239 ए में एक नया खंड शामिल है। विधेयक द्वारा अनुच्छेद 239 ए 2B में संशोधन किया गया है और जोड़ा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे। दिल्ली के लिए, एनसीआर के लिए ये विशेषता है बस की। तो 239 ए 2B इसमें संशोधन, थोड़ा डिटेल था। और अच्छा, निचले सदन लोकसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में तो खैर आरक्षण आना नहीं है, तो इस वजह से तो लोकसभा में महिला आरक्षण की क्या बात। विधानसभा में विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330 ए शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधान से लिया गया है कि लोकसभा में SC ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। वैसे तो SC ST पहले जो जनरली है वो तो है ही, उसमें अब महिलाओं को भी आना है। विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएगी। और SC ST के लिए आरक्षित सीटों में विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग की गई। मतलब ये इसमें खास बातें रखी गई। अच्छा, सुझाव मतलब जो भी हो, बहरहाल महिला आरक्षण विधेयक या महिला आरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है वर्तमान में, और वर्तमान भारत के या भारत की स्वतंत्रता की वर्षगांठ में या अमृत काल में एक महत्वपूर्ण विधेयक है अपने आप में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो आलोचना के बिंदु हैं या उसमें जो थोड़ा सा और गुंजाइश है, हमारे अपने सुझाव जो इसमें है वो ये दो बड़ी बातें हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे सुझाव दिए जा सकते हैं, दिए जाने चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है जो कि महिला सशक्तिकरण विधेयक आज इस पर आम बहस के बाद अंततः ये भारत के सामने लाया जा रहा है। तो बहुत बड़ा कदम है अपने आप में, लेकिन उसके बावजूद भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मतलब इसकी आलोचना यहां पर हो सकती है कि इसे विधान परिषदों में और राज्यसभा में इसे लागू किया जाना चाहिए। एक दूसरा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये बड़ी बात है जिस पर काफी आलोचना भी हो रही है, और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण न देने के बाद, और इस पर शायद तुरंत ही कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा कि इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए जैसे ST SC के लिए हुआ है। तो ये था महिला आरक्षण वंदन अधिनियम और इसकी खास बातें। इसमें प्री और मेंस के हिसाब से जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो सारा डिटेल आपके सामने रखा गया है, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, ताकि फैक्ट यानी प्री का सारा क्वेश्चन भी बन जाए और मेंस लिखने की जरूरत पड़े तो, सोचने की जरूरत पड़े, कोई निबंध लिखने की जरूरत पड़े तो भी आप इसे आराम से लिख सकते हैं। यह था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसी कड़ी में हमारे पास अभी है आर्थिक समीक्षा उत्तराखंड की, जिस पर हमने डिटेल देनी है, और आगे चलकर इसी कड़ी में देवभूमि IAS एकेडमी द्वारा एक बुक यानी उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल से संबंधित एक बुक का प्रकाशन किया जा रहा है। तुरंत ही विदिन 15 डेज या 30 दिन के अंतर्गत वो बुक आपके सामने होगी, जिसमें हमने उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास और भूगोल और कल्चर को समेटने का प्रयास किया गया है, एक सामूहिक प्रयास किया गया है। और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हमारे चैनल के प्रति और हमारी ईमानदारी और जो हमारा मैटर है उसके प्रति, वो बहुत स्वागत योग्य है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।